दोस्तों, ये वाकया है एक ऐसे जालिम शौहर की जिसने अपनी साली की वजह से अपनी बीवी को जान से मार दिया और फिर अपनी साली से शादी कर ली। मगर शादी की पहली ही रात वो सेज पर पहुंचने के बजाय सीधा जेल में चला गया था। आखिर उसने कैसे अपनी बीवी को बेदर्दी से मारा था? अगर वह आप जान जाएंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। ये जानने के लिए आपको हमारी आज की पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि इस कहानी में सारे लोगों के लिए सबसे बड़ी सबक है। क्योंकि आजकल की जमाने में कोई किसी का नहीं हो रहा, तो मेरा गुजारिश है कि आप इस वाकया को मुकम्मल जरूर सुने और आप भी अपनी जिंदगी में सतर्क रहना सीख जाए। मेरा नाम नवेद है। मैं पेशे के लिहाज से इंस्पेक्टर हूं। कुछ दिन पहले हमारे पास एक ऐसा केस आया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता चला कि शादी की पहली रात एक दुल्हन ने अपने शौहर को जेल में भिजवा दिया। मैं सोच में पड़ गया कि इस आदमी ने ऐसा क्या किया जो शादी की पहली रात उसे जेल में आना पड़ा। मैं उस आदमी से मिलने के लिए गया तो वो जेल में परेशान सा उदास था, एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया, कहने लगा, हाँ मेरे बरखुरदार, मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा जुर्म किया है तुमने जो तुम्हें फांसी की सजा हो गई? भला शादी की पहली रात कोई बीवी कैसे अपने ही शौहर को जेल में भिजवा सकती है? मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगर तुम किसी साजिश का शिकार हुए हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे तुमसे हमदर्दी हो रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जो जुर्म मैंने किया है, जो गुनाह किया है, उसके बाद मेरी यही सजा बनती है कि मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। मेरे लिए माफी की गुंजाइश नहीं है। वो बहुत दुखी लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे? क्या किया है तुमने? ऐसा अपने बारे में मुझे तफसील से बताओ। मैं तुम्हारा जुर्म तुम्हारी ही जबान से सुनना चाहता हूं। वो कहने लगा, मैं इकबाल जुर्म कर चुका हूं और मुझे उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा से अपने बारे में सब कुछ बता देता हूं। मेरा नाम नौशेरवां है। मैं गांव में रहने वाला हूं। मैं छोटा सा था जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया। माँ ने अपनी इज्जत के मुताबिक मुझे तालीम भी दी। मेरी तरबियत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर वो कहते हैं ना कि जब बाप सर पर नहीं होता तो औलाद बिगड़ जाती है, गलत रास्ते पर चल पड़ती है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे अब्बू जिंदा नहीं थे। मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था कि मैं इतनी देर तक कहाँ रहता हूँ, कैसे दोस्तों में उठता बैठता हूँ, क्या गुल खिलाता हूँ। इसीलिए मैं बेराह रवि का शिकार हो गया। मेरे कुछ ऐसे लड़कों के साथ दोस्ती हो गई जो गलत किरदार के मालिक थे, लड़कियों के पीछे रहते थे और अक्सर लड़कियों की उन्होंने इज्जत भी खराब की थी। मैं भी उनके साथ मिलकर ये सब करने लगा था। अजीब सा नशा मेरे पूरे वजूद में छाने लगा था। जब भी मैं किसी लड़की के करीब जाता तो एक नया लुत्फ वाला तजर्बा मुझे हासिल होता और मैं चाहता कि मैं इसी तजर्बे से लुत्फ हासिल करता रहूं। मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़कियां आईं। मैंने उन्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे जिंदगी में ऐसी लड़की ना आ जाए जो मेरी तरह आदत की मालिक ना हो, जिसके कई लड़कों के साथ मौज के ना हो। मुझे डर लगता था अगर ऐसी लड़की मुझे मिल गई तो तब मैं क्या करूंगा? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। मैंने माँ से कह दिया कि एक शरीफ और अच्छी लड़की से मेरी शादी कर दें। उन दिनों में एक छोटी मोटी नौकरी भी करने लगा था। तनख्वाह भी अच्छी खासी मकौल थी। कुछ मेरे दोस्त भी मेरी मदद कर दिया करते थे। मेरे कुछ दोस्त बहुत सारे गलत काम में मलूस थे, चोरी चकारी फ्रॉड करना, और मैं भी उनके साथ मिलकर छोटे मोटे जराइम करता रहता था जिनसे मेरी माँ बिल्कुल बेखबर थी। मगर आज तक मैं कभी किसी काम में पकड़ा नहीं गया था। माँ ने एक मौलवी की बेटी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं बहुत खुश था कि एक शरीफ और इज्जतदार लड़की मेरी बीवी बनने जा रही है। माँ ने बताया कि वो लोग बहुत मजहबी हैं। उनके घर की औरतें गैर मर्द का सामने नहीं जाते। जब तक तुम्हारी शादी नहीं जाती
तब तक तुम भी उस लड़की का चेहरा नहीं देखोगे। मैं खामोशी से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में आ गई। तो उसे देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। माँ ने जिस तरह से उसकी तारीफें की थीं, उसकी शान में जमीन व आसमान की कलाबे मिलाए थे, वो वैसे ही बिल्कुल अब नहीं थी। इन्हीं दिनों मैंने माँ से शिकवा किया तो कहने लगी, बेटा, इन लोगों से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं माँ की बात सुनकर चौंका। क्या मतलब? कहने लगी, बेटा, उन्होंने मुझे रिश्ता तो छोटी बेटी का दिखाया था, मगर तुम्हारे साथ शादी। उन्होंने रिश्ता तो मुझे अपनी छोटी बेटी का दिखाया था, मगर शादी उन्होंने तुम्हारी अपनी बड़ी बेटी के साथ कर दी। मैंने उनकी छोटी बेटी को ही पसंद किया था। वो बहुत प्यारी और मासूम सूरत बच्ची है। ये बच्ची भी बहुत अच्छी है। अब हमारी बहू है, इस घर में आ गई है, तो हमें नहीं चाहिए कि हम इसका दिल दुखाने वाली बात करें। माँ की बात मेरे दिल में अटक रह गया थी। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? हमें धोखा क्यों दिया? कुछ दिन के बाद मैं अपनी बीवी को लेकर जब उसके मायके गया तो तब उसकी छोटी बहन को देखकर देखता रह गया। वो इतनी हसीन थी कि उस पर से नजरें हटाना मुश्किल था। शरीफ भी थी और खूबसूरत भी, और मेरी बीवी के मुकाबले में होशियार भी थी, जबकि मेरी बीवी तो ना पढ़ी लिखी थी और ना देखने में खूबसूरत नजर आती थी। हाँ, मगर उसमें सलीका बहुत था। घर का सारा काम वो मन लगाकर कर देती। पूरे घर की अच्छे से सफाई करती हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, मगर फिर भी वो मुझे पसंद नहीं थी। बार बार तो मेरी आंखों के सामने तान्या का चेहरा आता था। मैं सोचता कि अगर सलमा के साथ घर वालों ने जबरदस्ती ना की होती तो आज मैं सालिया के साथ जिंदगी कितनी खुशगवार अंदाज में गुजार रहा होता। मैं अब बहाने बहाने से अपनी बीवी को लेकर उसके ससुराल में जाने लगा था। तान्या के साथ बात करने का मौका ढूंढता रहता। वो भी बहुत शौक लड़की थी। मेरी बातों पर देर तक हंसी रहती थी। उसके घर वालों ने अभी तक उसका कहीं रिश्ता तय नहीं किया था, इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है कि मैं उसे हासिल करने में कामयाब हो जाऊं। मेरे सास अजुर ने मेरे वहां पर ज्यादा आने जाने और तान्या के साथ बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी थी। मुझे बात सुनकर हैरत का शदीद अटका लगा था। सलमा कहने लगी, दरअसल हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है। बहनोई से पर्दा किया जाता है। पर्दा तो हम सभी गैर मर्दों से करते हैं, मगर बहनोई और देवर से पर्दा खास किया जाता है। अब मैं तान्या से बात करने के मौके तलाश करने लगा था। इस घर में जाने पर तो पाबंदी लग चुकी थी, मगर तान्या तो यहां पर आ सकी थी। उन दिनों मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला वो मां बनने वाली है। इस खबर को सुनकर बजाय खुश होने के उल्टा मुझे गुस्सा आ गया था। मैं तो उसे जान छुड़वाना चाहता था, अपने जिंदगी से निकालना चाहता था, मगर वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि अब मैं कैसे उसे अपनी जिंदगी से निकाल लूंगा। कल को जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो उसकी कदम मजबूती से असगर में जम जाएंगे और मां तो किसी सूरत भी उसे बाहर निकालने पर तैयार नहीं होंगे। मैं सोच सोचकर पागल हो रहा था। क्या करूं? जब एक दिन मेरे जहन में एक शैतानी सोच आया, अगर मैं अपनी बीवी को जान से मार दूं और ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो तब मेरे पास तान्या के साथ शादी करने के लिए बहाना होगा कि तान्या मेरे बच्चे को मां बनकर पालेगी। मेरा बच्चा अकेले कैसे रहेगा? ये सोचकर मेरे दिल में फिर से उम्मीद पैदा हो गई थी कि मैं तान्या को हासिल कर सकता हूं, उसे बेशक के लिए अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूं। अब मैंने इस मुसबिया पर हर तरफ से गौर किया तो मैं इसी फैसले पर पहुंचा कि अपनी बीवी को बच्चे की पैदाइश के बाद ही मैंने खत्म करना है। अगर इससे पहले खत्म किया तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा और तान्या के साथ शादी करने का मेरे पास कोई बहाना नहीं रहेगा। अब मैं अपनी बीवी के साथ अखड़ा अखड़ा रहने लगा था। मेरा रवैया देखकर वो परेशान हो जाती। क्या बात है, आप इतना मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? क्या वो उसे मोहब्बत नहीं करते? मुझे पसंद नहीं करते और मैं उसे बस देखता रह जाता। एक दिन मैं उसकी बातों पर फट पड़ा था। उन दिनों मुझे तान्या की बहुत याद आ रही थी। दिल चाहता कि उसके साथ देर तलक बातें करता रहूं, उसे पर प्यार की बारिश कर दूं, मगर दरमियान में मेरी बीवी थी। जब उसने मुझसे मेरे रवैये का शिकवा किया तो मैं फट पड़ा। तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो। तुम्हारे घर वालों ने धोखा दिया। रिश्ता तो उन्होंने मेरे साथ तानिया का किया था,
मगर शादी तुम्हारी साथ कर दी। तुम्हारी ऐसी बदसूरत लड़की को कोई अपनाने पर तैयार नहीं होता था। तुम्हारे माँ बाप ने सोचा कि इस तरह धोखे से शादी कर ली जाए। अगर तो मेरी जिंदगी में ना आती तो आज मैं तान्या के साथ खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। वो मेरी बीवी भी होती, मेरी गमगुसार भी और मेरे दोस्त भी। जबकि तुम तो मुझ पर सिर्फ बोझ हो। जब से तो मेरी जिंदगी में आई हूं, सारे सुकून को बर्बाद कर दिया है। वो मेरी बातों पर बहुत ज्यादा रोने लगी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूं। अब हर रोज मेरे सामने हाथ जोड़कर रोती। मुझे पता होता कि आप मेरे साथ ऐसा सुलूक करेंगे तो मैं अपने माँ बाप को मना कर देती कि वो मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। हर माँ बाप की तरफ वो भी चाहते थे कि मैं अपने घर की हो जाऊं और वो सुकून से बाकी की जिंदगी गुजार सकें। मैं उसकी बातों को सुनी अनसुनी कर रहा था। अपने मन ही मन में गौर करता रहता कि कैसे मैं उसकी जान लूं कि मुझ पर ना बनाए और तान्या भी हासिल हो जाए। उन दिनों में उससे पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगा था। उसका होना ना होना मेरे लिए एक बराबर था। वो मेरे लिए पर बहुत रोती रहती थी। उसने रोजाना डायरी लिखने की आदत थी और फोन पर अपने घर वालों से बात भी करते रहती थी। एक मुसीबत ये थी कि तान्या के पास अपना अलग से मोबाइल नहीं था। घर के ही मोबाइल पर मेरी बीवी कॉल मैसेज करती और वहीं पर तान्या से और अपनी माँ से बात किया करते थे। अब उसकी बच्चे की विलादत में थोड़े से ही दिन आ गए थे और मैंने अभी से अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया था। उसे के साथ प्यार से बात करने लगा ताकि उसने मुझ पर शक ना हो और वो किसी को मेरे बारे में कुछ बता ना सके। मेरे बदलते हुए पर वो खुशी से पागल होने लगी। शुक्र है आपको मेरा हिसाब तो हो गया। आपको पता चल गया कि इस पे मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं मुस्कुराकर हाँ मैं सर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो भला। ऐसा मैं तुम्हारी क्या गलती है? जैसा तुम्हें मां अपने करने को बोला तुमने वैसा ही कर दिया। उनके हुक्म पर सर झुकाया है। तुम्हें सजा देना बनता नहीं है। कुछ दिन के बाद अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा अता किया था। मेरी बीवी के मायके वाले देखने के लिए आए, मुबारकबाद दी। अब मैं समझा कि तान्या यहां पर हैगी, मगर तान्या तो अपनी मां के साथ ही वापस चली गई। उसका दिल चाह रहा था कि यहां पर रहे। उसने अपनी मां से जिद भी कि वो यहां पर रुके जाए, मगर उसकी मां जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई और तान्या को बोलने लगी, जानती नहीं अपने बाप को कैसे, तबीयत का आदमी है। वो लड़कियों को अपनी बहनों के घर में रहना उसे पसंद नहीं है। मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया मगर मैं जब्त कर गया। मेरी मां कहने लगी, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो बेटा, इनके घर का माहौल ही ऐसा है। अरे इंसान को अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का हक है। इनके बाप को जो बेहतर लगता है वो इनके लिए वही फैसला करता है। मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया था। उसे जो डॉक्टर ने दवा दी थी, इन दवाओं में मैं स्लो पर्सन वाली दवा मिला दिया करता था। एक दिन मेरी बीवी कहने लगी, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है मेरे तबीयत अजीब सी बेचैन से होने लगी है। मेरा सांस रुकने लगता है, जैसे मेरा दम घुटने लगता है, जैसे कोई मेरी गर्दन दबा रहा हो, मेरा सांस रोक रहा हो। मैं मुस्कुरा दिया कि जहर अपना असर कर रहा है। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान के जिस्म में जाता था और अपना असर दिखाता था और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत को छूता था और इंसान को इस बात की खबर भी नहीं होती थी। मेरी बीवी ये नहीं जानती थी कि मैं इसको जहर दे रहा हूं। एक दिन उसने वो सारी दवाएं देख ली थीं जिनमें मैंने वो जहर की दवा छुपा कर रखी थी और फिर उसके चेहरे के तासुरात बहुत अजीब थे। उसकी आंखों में खौफ फैला हुआ था। ये देखकर कहने लगी कि आप मुझे मारना चाहते हैं, आप मुझे जहर देना चाहते हैं। मैं जोर से हंस पड़ा। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की मां हो, मैं तुम्हें क्यों जहर दूंगा? कहने लगी। मैंने देखा था जहर की बोतल उन बाकी दवाइयों में पड़ी हुई थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंका। वो तो अपने बिस्तर से हिलती भी नहीं थी, तो फिर वो कैसे उस दराज तक पहुंच गई? मैंने देखा आज मैं उसका लाख लगाना भूल गया था। मैंने बीवी को टाल दिया। अरे तुम भी ना पढ़ी लिखी नहीं हो तो जो चीज भी देखती हो, जैसे तुम्हें समझ जाता है उसी को तुम सच समझने लगती हो।
मैं भला तुम्हें क्यों जहर दूंगा। कहने लगी, मुझे ऐसे लगता है कि आप कतरा कतरा जहर मेरे वजूद में डाल रहे हैं। मैं उसकी बात पर कांप गया था, अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो। मगर मैं उसे अब मजीद जिंदा नहीं छोड़ सका था। आज मैंने उसे जाहिर की, ज्यादा मिकदार दे दी थी और खुद सुकून से सो गया था। जब मैं सुबह उठूं तो उसकी लाश मेरे सामने होगी। और ऐसा ही हुआ था। जब मैं सुबह उठा दो, वो मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। अपनी मां को उसकी मौत का बताया, वो भी बिल्कुल बेयकीन रह गई। अचानक से क्या हो गया? उसने अपने बच्चे को क्यों छोड़कर चली गई? अब बच्चे को कौन संभालेगा? मैं सबके सामने रोकर अपने गम का इजहार कर रहा था। मैं जानता था कि उसके माँ बाप अपने नवासी से बहुत प्यार करते हैं और वो उसे अपने साथ देकर जाने की बात करेंगे, और ऐसा ही हुआ था। वो कहने लगे कि बच्चे को कौन संभालेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी दूसरी बीवी बच्चे को संभाल लेगी, आप उसकी फिक्र मत करें। मगर उन लोगों के से बरकरार नहीं आ रहा था। तब मेरी मां ने उन्हें कहा कि जब बहू को कुछ अरसा गुजर जाए तो मैं अपने बेटे की तान्या के साथ शादी कर दूंगी। इस तरह से बच्चे को प्यार भी, मां का प्यार भी मिल जाएगा और आपको इत्मीनान रहेगा कि आपका नवाज खैरियत से है और अपनी सगी खाला के पास है। तान्या के घर वालों को इस बात पर क्या एतराज हो सकता था? वह तो शुक्र करते थे कि उनकी बेटियां अच्छे घर में गईं। मेरे बारे में तो वह अच्छे से जानते थे कि मैंने उनकी बेटी को कभी किसी बात पर तंग नहीं किया। मैं यह भी जानता था कि मुझसे जो बुरा सलूक हुआ उसने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया होगा। वह उन बेटियों में से थी जो मर जाती हैं, मगर उनके साथ जैसा भी सलूक हो वह कभी भी अपने घर वालों को नहीं बताती थी। सब सहती रहती थीं और मेरी बीवी का शुमार भी ऐसी ही लड़कियों में होता था। मुझे तान्या की तरफ से फिक्र थी कि कहीं वह इस रिश्ते से इनकार न कर दे। इसीलिए एक दिन मैंने उसे कॉल की और कहा, तान्या, मुझे अपने बच्चे की बहुत परवाह है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में जो औरत आए वह उसे बिल्कुल मां जैसा प्यार दे। मुझे यह बताओ, अगर मैं किसी गैर लड़की से शादी करता हूं तो क्या वह मुझे इस बात की गारंटी देगी कि वह मेरे बच्चे को मां जैसा ही पालेगी? मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई। फिर कहने लगी, मैंने आपको हमेशा अपने भाई की नजर से देखा है, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। उसकी बात पर मेरा हलक कड़वा हो गया था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे शादी के लिए मनाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो यह मेरी खुशकिस्मती होगी। मेरी बात सुनकर तान्या भी हल्की फुल्की सी हो गई थी। कहने लगी, मैंने सारा मामला अपने माँ बाप पर छोड़ दिया है। उन्हें जो बेहतर लगेगा, जैसा बेहतर लगेगा वैसा ही करेंगे। मैं उन्हें इस रिश्ते के लिए न इनकार करूंगी और न मनाऊंगी। मैं उसकी समझदारी का कायल हो गया था। अम्मी दोबारा उनके घर गईं। अब मेरी बीवी को फौत हुए 2 महीने हो चुके थे। माँ उनसे कहने लगी, बच्चा अकेला है, उसे माँ की जरूरत है। क्या आप तान्या का निकाह मेरे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हैं? ना मैं आपसे दहेज लूंगी, ना किसी और चीज का तकाजा करूंगी। आप जानते हैं कि मैंने आपकी बड़ी बेटी का भी कैसे ख्याल रखा, उसे हमेशा बेटी बनाकर रखा और तान्या को भी मैं बेटी बनाकर लेकर जा रही हूं। उन लोगों ने तान्या का हाथ मेरे हाथ में दे दिया था। मैं बहुत खुश था। माँ ने मुझे बताया कि 1 हफ्ते बाद जुम्मे वाले दिन तुम्हारा तान्या के साथ निकाह है। यह सुनकर मुझे अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या मैं इतना खुशकिस्मत हो सकता था? जो मैंने चाहा था वह मैंने पा लिया था। खुशी से तो मैं दीवाना हुआ जा रहा था। कितना चालाक था मैं, कितनी समझदारी से अपनी बीवी को रास्ते से भी हटा दिया और अपनी मनपसंद लड़की को भी पा लिया। तान्या यह बात कभी नहीं जान पाएगी कि मैंने उसकी बहन का कत्ल किया है। वह कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं उसके लिए इतना अंधा हो चुका था कि अपने बच्चे की मां को मार दिया। बल्कि वह मेरा एहसानमंद रहेगी कि मैंने बिना दहेज के और बिना किसी चीज के उसे अपना लिया और उसे इतनी मोहब्बत दी। मैं आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था कि तान्या से मैं कैसे इजहार ए मोहब्बत करूंगा और कैसे उसे हासिल करूंगा। मैं जागती आंखों से ख्वाब देखने लगा था, शिद्दत से अपनी शादी का इंतजार करने लगा था। और फिर वह दिन भी मेरी जिंदगी में आ गया था जब तान्या दुल्हन बनकर मेरे घर में आई थी।
घर में आते ही उसने मेरे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। अरे मेरा बेटा, क्या हो गया है? रो क्यों रहे हो? फैजान सुबह से रोए जा रहा था ना, मेरे पास आकर बहल रहा था न माँ के पास। मगर तान्या के पास जाते ही वह बहल गया और यूं खामोश हो गया जैसे सच में उसकी माँ आ गई हो। तान्या कहने लगी, अब तुम्हारी माँ आ गई है ना, अब तुम रोना बंद करो और अब मैं तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखूंगी। तान्या ने अपने दुल्हन वाले कपड़े बदल लिए थे, सादे कपड़े पहन लिए थे और फैजान को सुलाने लगी थी। यह देखकर मैंने एक सर्द आह भरी। मैंने क्या सोचा था कि तान्या का यह रूप देखकर उसकी कैसे तारीफ करूंगा, उसे मुंह दिखाई का तोहफा दूंगा, खुद अपने हाथों से उसको गहने पहनाऊंगा। मगर वह तो घर आते ही सादे लिबास में बदल गई थी और फैजान को संभालने लगी थी, जैसे वह इस घर में मेरे लिए नहीं बल्कि फैजान के लिए आई है। जब फैजान सो गया तो वह मेरे पास आकर कहने लगी, आपके पास बाजी की डायरी और मोबाइल था ना, वह दोनों चीजें कहां हैं? मैंने कहा, तुमने क्या करना है? कहने लगी, बस मैं देखना चाहती हूं कि बाजी इसमें क्या लिखती थी। बाजी को डायरी लिखने का शौक था, वह अपनी रोजाना की रूटीन उसी में लिखा करती थी। अब मैं जानना चाहती हूं कि वह किस दिन कैसा महसूस कर रही थी और उन्होंने फैजान के लिए कैसे कैसे ख्वाब देख रखे थे। मैं उन सारे ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूं और उनका मोबाइल भी मैं अपने हाथों से इस्तेमाल करना चाहती हूं। इसमें मेरी कुछ तस्वीरें भी थीं, मुझे वही तस्वीरें चाहिए। मैंने उस दिन से वह मोबाइल और डायरी उसी दराज में रखी थी। मुझे डायरी वगैरह पढ़ने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, इसलिए न मैंने उसे खोला न यह देखने की कोशिश की कि इसमें क्या है, और उस मोबाइल को भी मैंने बेजारी से साइड पर रख दिया था। आज अपनी बीवी के हवाले किया तो उसने मोबाइल को चार्ज लगाया और फिर वह डायरी लेकर पढ़ने लगी थी। मेरे कुछ दोस्त मिलने के लिए आ गए थे। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। आधी रात तक मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहा था। आधी रात को जब मैं घर आया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। पहली बार अपनी मनपसंद लड़की से मिलने का नशा ही बिल्कुल अनोखा और अलग था। ऐसा नहीं था कि मैंने आज से पहले कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखा था, मगर तान्या के लिए मैं सबसे अलग महसूस कर रहा था। जब मैं कमरे में गया तो वह जाग रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई सी थीं। वह रोती आंखों से मुझे देखे जा रही थी। मुझे उसका अंदाज खटक रहा था। क्या हो गया है तान्या? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या मेरा इंतजार कर रही थी? कहने लगी, हाँ मैं आपका इंतजार कर रही थी। उसका अंदाज बहुत अजीब था। क्या हुआ है? क्या कोई बात है जो तुम करना चाहती हो, जो तुम्हें परेशान कर रही है? वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, आपने मेरी बहन का कत्ल किया है। मेरे सर पर जैसे 7 आसमान टूट पड़े। क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हो तान्या? मैं क्यों तुम्हारी बहन का कत्ल करूंगा? वह मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे की मां थी। वह इतनी ही उम्र लिखवा कर लाई थी। तान्या ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मुझे अंदाजा हो गया है कि आपने मेरी बहन का कत्ल किया है, क्योंकि आप मुझे पसंद करते थे और बार बार मेरी बहन से यह बात कहते थे कि काश कि मैं आपकी जिंदगी में शामिल होती। और आखिरी बार तो आपने उन्हें कत्ल करने की धमकी भी दी थी और उन्हें जहर भी दिया था। अगर आपने उन्हें कत्ल नहीं किया और वह जहर नहीं दिया तो उनकी दवाओं में उस जहर का क्या काम था? अब मैं अपना सर पकड़कर रह गया। इसका मतलब था कि मेरी बीवी ने सब कुछ डायरी में लिखा था। मैंने कितनी बड़ी गलती की। इस डायरी को मैं फाड़ देता, जला देता, कुछ भी कर देता, मगर तान्या के हाथ न लगने देता। अब यह गलती तो मैं कर चुका था। वह कहने लगी, अगर आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें कि आपने मेरी बहन को क्यों मारा, आपकी नीयत क्या थी, यह सब कैसे किया और क्यों किया, तो मैं तब आपको माफ कर दूंगा। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, माफ कर सकती हूँ, मगर झूठ नहीं। अगर आप मेरे साथ सच बोलेंगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मैंने उससे कहा, तान्या, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम खफा तो नहीं होगी? कहने लगी, नहीं, आप मुझे सच बताएंगे तो मैं खफा नहीं होंगी, लेकिन मैं आपके झूठ की वजह से आपसे नाराज होकर चली जाऊंगी। आपसे यह शादी भी तोड़ दूंगी। तब आप न मुझे हासिल कर पाएंगे न मेरे करीब रह पाएंगे। तब आपको कोई फायदा नहीं होगा।
मैंने उससे बताया कि हाँ, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में देखना भी मुझे बहुत अजीब लगने लगा था। जब से मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय हो चुका था, मगर तुम्हारे माँ बाप ने ऐन मौके पर धोखा दिया। तुम्हारे बजाय मेरी शादी अपनी बड़ी बेटी के साथ कर दी, जो हम शक्ल ओ सूरत में भी आम थी। तब मेरे दिल में तुम्हारे माँ बाप के लिए और अपनी बीवी के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं उससे जान छुड़वाऊंगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करूंगा। और इसके लिए मैं अपने बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहा था। अपने बच्चे के पैदा होने के बाद मैंने अपनी बीवी को आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू कर दिया। और मैं कोई सख्त मिजाज जालिम इंसान नहीं हूं तान्या। यह सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया है। तुम्हें पाने के लिए मुश्किल है कि तुम मेरी इस गलती को माफ कर दोगी। तान्या की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आप लोग बाहर आ जाएं। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया ना, जो मैं कह रही हूं सच है। उसकी बात पर मैंने हैरत से मुड़कर देखा। वहां पर मेरी माँ, तान्या के माँ बाप और कुछ पुलिस के लोग भी खड़े थे। मुझे पता चला था कि मेरी बीवी के दूर के मामू पुलिस में थे, मगर मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया था। और आज वह वर्दी में मेरे सामने खड़े थे और गुस्से से मुझे देख रहे थे। तुमने अपनी बीवी, मेरी भांजी का कत्ल किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया, यह सब कैसे पलट गया। मेरी बीवी कहने लगी कि इस डायरी में बाजी ने सब कुछ लिखा था, और जब उन्होंने आपकी दवाओं में वह जहर वाली दवा देखी थी तो उसकी उन्होंने वीडियो बना ली थी। और साथ वह बता रही थी कि आपने यह जहर उनके लिए रखा हुआ है और आप उन्हें रोजाना यह जहर देते हैं ताकि आप उनकी जान ले लें। यह सब कुछ मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। मैंने सुन लिया। अब अपने मुंह से अपना इकबाल ए जुर्म कर लिया है। अब आपको अदालत से कोई नहीं बचा सकता। बस अब मैं जेल में हूं और अपने किए की सजा काट रहा हूं। शर्मिंदा भी हूं और पछता भी रहा हूं कि काश मैं यह सब न करता, मगर जज्बात के हाथों आकर अपने घर को अपने हाथों से बर्बाद न करता तो आज मैं अपने घर में बीवी बच्चों के साथ सुकून से रह रहा होता, इस जेल में ना होता। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। ऐसी गलतियां अक्सर नौजवान करते हैं। जिनकी बीवी शादी के बाद अपनी दिलकशी खो देती है तो वह और लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और कभी कभी तो बीवी को कत्ल करने जैसा जुर्म भी कर देते हैं। मगर वह यह भूल जाते हैं कि जुर्म की सजा उन्हें कभी उम्र कैद की सजा दिलवा सकती है तो कभी फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। काश कि हम सब कोई भी गुनाह या गलती करने से पहले सोच सकें कि इसका अंजाम क्या होगा, और ऐसे करने से पहले हजारों बार सोचें। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से सबक हासिल हुआ होगा तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी सबक हासिल हो और कोई कभी अपने सपने में भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखते हुए अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।